गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 13, जिसमें है आपके सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें, और जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जीवन परिचय जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इनके द्वारा रचित जो बातें हैं, सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है यानी जिसकी सत्ता है, यानी जिसकी सरकार है, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य है कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, यानी आगे भी रहे, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके। संरक्षण यानी रक्षा कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके और उनकी आरक्षा कर सके। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके। इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी न कहे सुने। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। निषेधात्मक यानी रोक लगाना। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं है। यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है, उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकता। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। वे प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। यानी सबसे पहली शर्त बताई गई है कि प्रजातंत्रवाद के लिए विरोधी पक्ष का होना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है, उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है जिसमें वह अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन पाता है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है, उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई न कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर भी अंगुली निर्देश कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते हैं। यानी जो सरकारी कमियां हैं, गलतियां हैं, वो सभी के सामने आए, उसके लिए ये जो देश हैं वो विरोधी पक्ष के लिए भी खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक तीसरी शर्त भी है जो है प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है। वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। यानी तीसरी शर्त क्या बताइए? कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए, लेकिन शासन की दृष्टि से मैं समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हुई हो। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु या व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है।
इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है, लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, तो मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखेंगे कि वह किस रंग की टोपी ओढ़े हुए है। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए हैं कि जो उसे अच्छी लगती है, तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए है या दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें, देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफ़ी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उसे इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, क्योंकि यह पार्टी का आदमी है। यह आगे बढ़कर यह भी कहता है, यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र करा दूंगा। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था, आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध थी। विकृत यानी जिसमें विकार आ गया हो, कमियां आ गई हो। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकालकर बाहर किया जाता था। उन सबकी जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया और इस तरीके से अमेरिका से ये जो पद्धति है वो दूर हुई, ताकि शासन व्यवस्था शुद्धि बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं, कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, यह सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता है। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप में एक अनुभव याद आ रहा है जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वायसराय के नाम दिल्ली में कोई ना कोई स्ट्रीट या क्लब है। ऐसे एक ही वायसराय या गवर्नर जनरल हैं जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देखरेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है। मैंने कहा, मैं विचार करूँगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने का विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. परायर था और जो एक यूरोपियन था, कहा, परायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है। क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ करें? कुछ कर सकते हैं। आप समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है, लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हम में भी बुद्धिमत्तापूर्ण
फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना। उसका ये काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करें या पक्षपात से काम ले। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है वह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। यानी चौथी शर्त है विधान संबंधी नैतिकता का पालन। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार है, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थिपंजर मात्र है। इंग्लैंड में ये बात विधान की मर्यादा कहलाती है और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें तो इस समय मुझे याद आ रही है कि आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की थी तो उस समय उनका नेता वॉशिंगटन था। यह कहने से कि वॉशिंगटन उनका नेता था, वॉशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वॉशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। यानी अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? वॉशिंगटन था। उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ? उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि वॉशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता। लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसका उत्तर था प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने ये विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते थे, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते थे, हम कोई अन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रति काल विभाग अथवा प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है। उसने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हो। लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने मान लिया। लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने गए तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया।